Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम टू अनस इस्लामिक क्लासेस। वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट मेटावर्स और काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं अब तक। उसकी रियलिटी को भी मैंने डिस्कस किया और उसके जो पोटेंशियल थ्रेट्स या आप कहें कि डेंजर्स जो ख़तरात हैं उसके, चाहे वो दुनियावी पर्सपेक्टिव से हों या फिर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, उसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। और मैंने कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी दिए थे जो आज के मौजूदा दौर में इस वक्त में हम वीआर के या मेटावर्स के जो एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम जो हैं जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, आप कह लें कि एआई से रिलेटेड हो या मेटावर्स से रिलेटेड हो या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने देखा उम्मीद तौर पर लोगों के जहन में होते हैं। तो इंशाल्लाह हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि मेरे इल्म के मुताबिक जितना मुझे पता है मैं उसका आपको आंसर कर सकूँ उस चीज़ से रिलेटेड। लेकिन इसमें शुरुआत में जो करूँगा वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेरे अपने ज़ाती क्वेश्चंस हैं, यानी कि जिसका आंसर मुझे अभी तक प्रॉपरली मिल नहीं पाया है कहीं से भी। और ये मतलब आप कहें कि बड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं। अगर मेटावर्स की रियलिटी को हम देखें तो जो एक जहन में मेरे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि विल देयर बी पुअर्स एंड विक्टिम्स इन द मेटावर्स। कि जो एक मेटावर्स की जो एक दुनिया क्रिएट की जा रही है, जिसको एक बड़ा मर्समराइजिंग आइडिया बताया जा रहा है, जो पूरी दुनिया के आप कह लें कि मतलब जहन पर उसका गलबा डाला जा रहा है, एक साइड को उन्होंने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है जो बहुत सारे लोग सोच नहीं रहे हैं या पूछ नहीं रहे हैं। लेकिन आप क्रिटिकली अगर उस चीज़ को देखेंगे तो आपके जहन में ज़रूर आएगा ये क्वेश्चंस कि क्या वहाँ पर गरीब और बीमार लोग जो होंगे क्या वो भी होंगे मेटावर्स में, उनका एग्जिस्टेंस भी होगा। क्योंकि देखिए बड़ा आप कहें कि ये दो धारी तलवार वाला सा जवाब होगा इसका कि अगर होंगे तो क्यों होंगे वहाँ पर, जब हम चाह रहे हैं कि मेटावर्स जो है सबसे बेहतरीन जगह हो, तो वहाँ पर क्यों होंगे गरीब और जो बीमार लोग हैं वहाँ पर। और अगर नहीं होंगे तो आप कहें कि क्यों नहीं होंगे। एक रियलिटी है एक दुनिया में कि जहाँ पर बीमार भी होते हैं गरीब भी होते हैं। आप ऐसी ऐसी फेक दुनिया आप ऐसी क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पर ना तो कोई गरीबों का नामो निशान है, ना पर वो वहाँ पर विक्टिम्स हो, कोई भी बीमार आज़ार लोग नहीं हो वहाँ पर। तो ये बड़ा क्रिटिकल सा क्वेश्चन है जिसका आज तक मुझे सही से जवाब नहीं मिल पाया है कहीं से भी। बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं लेकिन कहीं पर भी क्लियरली मेंशन नहीं किया रखा है कि क्या होगा इस चीज़ से रिलेटेड। इसी से रिलेटेड और भी सिमिलर सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी कि क्या अगर इस दुनिया में हम जहाँ पर देखते हैं नेशंस एंड स्टेट्स की दुनिया है, वहाँ पर आप देखते हैं एक नेशन दूसरे नेशन से हमेशा वॉर में रहता है, लड़ाई रहती है। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में रहती है, इंडिया की चाइना से रहती है, या चाइना पाकिस्तान के आपस में रहती है, या अभी आप लेटेस्ट कह लें कि यूक्रेन की वो रशिया से बहुत ज़बरदस्त वॉर हुई, अमेरिका की इराक़ ईरान इन जगहों पर रहती है, मिडिल ईस्ट में उसके काफ़ी सारे वॉर्स रहते हैं। तो ये ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है, तो मैं आपको भी ठीक से आंसर नहीं कर सकता। और ये इस चीज़ की रियलिटी को बताता है। इसका आप कह लें कि एक जो चेहरा है खोल करके रख देता है सामने से बिल्कुल, कि सिर्फ आपको दिखाने के लिए खुशनुमा चेहरा उसका दिखा रहे हैं मेटावर्स का, लेकिन ये जो क्रिटिकल चीज़ें हैं इसको अभी तक इन्होंने एड्रेस नहीं किया है। और इसको एड्रेस नहीं किया है तो इसका एक ही मतलब है कि ये इस चीज़ को जानकर एड्रेस करना नहीं चाहते हैं ताकि आपके सामने उसका कोई बदनुमा सा चेहरा नहीं आए, बल्कि एक आप कहें कि मेकअप लगा करके, मेकअप थोप करके उसके ऊपर उसका सामने से बेहतरीन चेहरा आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आप इसके जाल में फंस जाएँ और आप इसके अंदर, इस रियलिटी के अंदर इतना डूब जाएं कि ये जो कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं जो कि मतलब आप कहें कि दुनिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग नहीं करें और इस पहलू को एक बिल्कुल भूल ही जाएं कि बीमार हज़ारों की भी कुछ लोग होते हैं जिनकी इयादत करना होती है या उनकी फ़िक्र करना होती है या स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है। वो गरीब लोग जो हैं वो स्टेट की ज़िम्मेदारी हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल वो उसके अंदर वो एड्रेस नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप बस खेल तमाशे की ही दुनिया में लगे रहें और आपको इस रियल वर्ल्ड से कोई मतलब ना हो बिल्कुल भी। एक और जो क्वेश्चन, क्रिटिकल क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि विल इट इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स, या इसके रिजल्ट जो आते हैं पॉलिटिक्स में जो आप देखते हैं कि जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं, क्या उसमें ये इन्फ्लुएंस करेगी। क्योंकि हमने देखा कि 2016 में फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका का एक स्कैंडल बहुत बड़ा सामने आया था, डेटा स्कैंडल था। उसमें उन्होंने किया था, जो कैम्ब्रिज एनालिटिका है उसने फेसबुक से डेटा कलेक्ट किया था कुछ लगभग 87 मिलियन यानी कि 8 से 9 करोड़ लोगों के बीच का इन्होंने डेटा कलेक्ट किया था। और वो भी मतलब यूज़र के कंसेंट के बिना, यूज़र को पता भी नहीं था कि हमारा डेटा जो है कलेक्ट किया जा रहा है और कैम्ब्रिज एनालिटिका जो उसको यूज़ कर रही है मतलब डेटा एनालिटिक्स प्रोवाइड कराने में पॉलिटिकल पार्टीज़ को। उसमें उन्होंने क्या किया कि जो यूज़र डेटा था, जो आप कहें कि यूज़र डेटा किस तरीके का था कि यूज़र्स, आप देखेंगे फेसबुक पे बहुत सारे सर्वेज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं आपसे, तो आप उसको आंसर कर देते हैं। ट्विटर पर भी होता है, ये फेसबुक पर भी होता है और यूट्यूब भी अब कराता है कि सर्वेज जो होते हैं बहुत सारे। तो वो डेटा जो होता है वो कलेक्ट करता है फेसबुक। वो डेटा सारा फेसबुक ने कलेक्ट किया और देखा कि लोगों की उमूमी राय क्या बन रही है। मसलन उन्होंने क्वेश्चन रख दिया
कि आप जो हैं ये दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इस पॉलिटिकल पार्टी में आपको किसका मतलब प्रेफरेंस आप किसको देते हैं, आप किसको सही समझते हैं, आप किसको जिताना चाहते हैं। तो वो पूरा एक आप कह लें कि एक डेटा तैयार हो जाता है, पूरा एनालिटिकल डेटा उसको कहते हैं, पूरा तैयार हो जाता है। वो उस डेटा को कैम्ब्रिज एनालिटिकल ने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद कहाँ पर 2016 का जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन था उसमें आप कह लें कि एनालिटिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया। 2016 का किसका पॉलिटिकल प्रेसिडेंशियल कैंपेन? टेड क्रूज और डोनाल्ड ट्रंप का जो 2016 का प्रेसिडेंशियल कैंपेन चल रहा था उनका, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीता भी था। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका जो एक कंपनी है उसने वहाँ से डेटा उठाया यूज़र की कंसेंट के बिना, और उसने जो है आप कहें कि एनालिटिकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन था उसके लिए। और उसमें आप कहें कि कैंपेन में वो बहुत ज़्यादा वो सफलता, इसको सक्सेस भी मिली उस चीज़ को लेकर के। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जब फेसबुक के थ्रू इतना ज़्यादा आप कहें कि इन्फ्लुएंस किया जा सकता है पॉलिटिक्स को और उसके रिजल्ट्स को, और ये और बहुत सारी कंट्रीज़ में भी आप कहते हैं कि इस चीज़ के लिए ब्लेम किया जाता है फेसबुक को कि वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू जो पॉलिटिक्स है उसमें इन्फ्लुएंस करती है, और जो लोगों के व्यूज़ हैं पॉलिटिक्स की तरफ या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। और उनका सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को एनालिटिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है कि देखिए पब्लिक की ये राय बन रही है, ये आप कहेंगे उमूमी तौर पर लोगों की राय है, इस तरीके से अपने फैसले लिए जाएँ या अपने जो डिसीजंस हैं वो उस तरीके से किए जाएँ, या आप कहें कि आप उनका जो पूरा पॉलिटिकल कैंपेन है उसको उसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और एक बहुत बड़ा ख़तरा भी है कि आगे आने वाले दौर में जब मेटावर्स होगा, जहाँ पर एक पूरी फेक वर्ल्ड ही क्रिएट होगी, वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट होगी, जहाँ पर आप कहेंगे अलग अलग तरीके से पॉसिबिलिटीज़ की मतलब लिमिट नहीं है, कोई हर तरीके से वहाँ पर इन्फ्लुएंस किया जा सकता है और रिजल्ट्स को ऑल्टर या इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो वहाँ पर एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसमें मुझे लगता है कि हाँ बहुत हद दर्जे तक इन्फ्लुएंस भी किया जाएगा, पॉलिटिकल व्यूज़ को भी और पॉलिटिकल रिजल्ट्स को भी, जो आप कहें कि इलेक्शन रिजल्ट्स होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डेंजरस इज़ एआई, एआई कितना ख़तरनाक है, कितना डेंजरस है। देखिए अगर आप एआई को जानते हैं, समझते हैं कि असल में एआई है क्या और अलग अलग ऐप्स पर या अलग अलग वेबसाइट्स पर किस तरीके से वो एआई काम कर रहा है, तो आपके लिए बिल्कुल भी ख़तरे की बात नहीं है ये एआई जो है। लेकिन अगर आप इसको नहीं जानते, इसकी रियलिटी को नहीं जानते हैं, इसके आप कह लें कि एल्गोरिथम्स जो पीछे चल रहे हैं एआई के थ्रू, उनको आप अगर नहीं जानते, उनकी रियलिटी नहीं जानते, तो ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। मसलन कैसे? मसलन ऐसे कि देखिए एआई जो है वो कुछ है नहीं, इंटेलिजेंस जो डिमॉन्स्ट्रेट करती है मशीन्स जो हैं या ऐप्स जो हैं, वो जो अपनी इंटेलिजेंस दिखाते हैं उसको कहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ऐप्स के थ्रू होती है। अब वो किस तरीके से होती है उसके कुछ एग्जांपल्स हैं बहुत ईजी, मतलब आपने रियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा देखे होंगे। गूगल ट्रांसलेट है, जैसे आप अपना कोई इंग्लिश का पूरा पैराग्राफ उठा करके गूगल ट्रांसलेट पर डालते हैं और वो किसी भी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर देता है, मसलन उर्दू में या हिंदी में उसको ट्रांसलेट कर देता है पूरा। तो वो कैसे करता है? कोई इंसान तो बैठ करके नहीं कर रहा, वो पूरा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके थ्रू वो कर रहा है। और उसके बाद बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर्स आपने देखे होंगे, उसके अंदर वो पहले से ही आप कहें कि वर्ड्स जो होता है पहले से ही दिखाता रहता है। आप एक अपने मोबाइल में भी आप टाइप कर रहे होते हैं तो नेक्स्ट वर्ड सजेशन जो होता है वो खुद ही आता रहता है, तो वो भी एक एआई के थ्रू ही आता होता है, कोई इंसान तो उसको बैठ कर नहीं बताता है। या बहुत सारे चैट बॉक्स होते हैं, आप बहुत सारी वेबसाइट्स पर जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे नीचे छोटा सा पॉपअप होता है चैट बॉक्स का, हाउ कैन आई हेल्प यू, फ़ौरन आ जाता है। आप उसमें टाइप करेंगे तो उसमें प्री डिफाइंड कुछ आंसर्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। कुछ ऐप्स ऐसे हैं जिनके ऊपर एआई जो है बड़ा इस तरीके से मतलब उसको डिज़ाइन किया गया, उसमें एल्गोरिथम इस तरीके से लगाए गए हैं, एआई इतने ख़तरनाक तरीके से काम कर रहा है कि अगर आपको उसकी रियलिटी पता नहीं होगी तो आप उसमें डूबे ही रहेंगे, बिल्कुल आपका उससे निकल कर के बाहर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और वो हम देखते हैं आज के मुआशरे में लोग कितना ज़्यादा, अगर आप अपने मोबाइल में जा कर के देखेंगे कि आप अपने मोबाइल में सबसे ज़्यादा ऐप्स कौन सी यूज़ कर रहे हैं, तो आपका या तो इंस्टाग्राम होगा वो, या फेसबुक होगा, या यूट्यूब होगा। ये 3 ऐप्स ज़्यादातर लोगों के टॉप पर ही रहते हैं, या फिर व्हाट्सएप, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजिंग करना रहती है इस वजह से वो बहुत ज़्यादा टॉप पर आ जाता है। लेकिन इसके अलावा आप ये देखेंगे ये 3 ऐप्स जो हैं ज़्यादातर मोबाइल में मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि ये सबसे ऊपर टॉप पर रहता है इनका यूजेज। क्यों ज़्यादा रहता है? क्योंकि उसके एआई को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि वो आपको मजबूर करता है ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त उस पर बिताने पे, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उस पर स्पेंड करने पर। आप देखेंगे लोग कहते भी हैं कि आजकल हमें टाइम बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, टाइम की किल्लत होती है, टाइम पता नहीं कहाँ जा रहा है, और वो इसी वजह से नहीं पता चलता कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है वो आपका इन सोशल मीडिया साइट्स पर जा रहा है। जो वक्त पहले जब ये नहीं हुआ करते थे, लोग आपस में एक दूसरे से बात करने में या कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी करने में बिताते थे, वो वक्त जो है आप कहें कि वो इन चीज़ों में ज़्यादा सर्व कर रहे हैं। आप आज के दिन मोबाइल बंद कर करके रख दीजिए, आप देखिए कि आपके पास कितना वक्त, बड़ा दिन लगेगा आपको। आप अपना मोबाइल बंद कर कर कहीं भी डाल दीजिए, आपको दिन इतना ज़्यादा लंबा लगेगा, आप सोचेंगे कि मैं कहाँ पर ये दिन अपना स्पेंड करूँ।
तो वो होता क्या, असल में मैं बता रहा था कि वो एआई को कितने ख़तरनाक तरीके से डिज़ाइन किया है। अगर आप बिल्कुल शुरुआत का दौर देखें, जब इंडिया में शुरुआत में इंटरनेट आया है, तो कुछ सोशल मीडिया नेटवर्क्स हुआ करते थे या सोशल मीडिया साइट्स हुआ करते हैं, जो एक पर्टिकुलरली मुझे याद है जो मैंने यूज़ की है, वो थी ऑर्कुट। ऑर्कुट पर जब हम यूज़ करते थे उसको, तो उसमें इसी तरीके से था जैसे फ़ेसबुक होती है, तो वहाँ पर आप कहें कि और लोगों के जो अपडेट्स हुआ करते थे हमें मिल जाया करते थे वहाँ पर, स्टेटस वगैरह। तो उसको जब हम स्क्रॉल करते थे तो नीचे जाकर एक थोड़ी टाइम के बाद ऐसा होता था कि पेज एंड हो जाता था, ख़त्म हो जाया करता था वो। फिर हमें दूसरे नए पोस्ट देखने के लिए या तो कुछ वक्त बाद आना पड़ता था उसके ऊपर, या कुछ रिफ़्रेश थोड़ी देर बाद उसको करना पड़ता था, तो उसके ऊपर नया कंटेंट अपडेट होता था और उसके बाद फिर वही पुराना कंटेंट आने लगता था और फिर उसकी एंड भी हुआ करती थी उस पेज की, वो पेज ख़त्म हो जाया करता था। लेकिन अब जो एल्गोरिथम्स डिज़ाइन किए हैं गूगल ने, इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं कि वो आप कहें कि इनफाइनाइट लूप में चले गए हैं, इनफाइनाइट लूप में चला जाता है। इनफाइनाइट लूप किस तरीके से, आप देखिए कि यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम आप जब स्क्रॉल करते हैं तो आप स्क्रॉल ही करते रहते हैं, आप उसको घंटों तक, शाम तक भी अगर आप सुबह से लेकर के बैठेंगे शाम तक भी आप उसको स्क्रॉल करते रहेंगे। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, स्पीड अच्छी है, तो वो स्क्रॉल होता रहेगा और फिर आप 2 मिनट बाद उसको रिफ़्रेश करेंगे तो फिर नए बहुत सारे पोस्ट आ जाएंगे। तो ये इनफाइनाइट लूप जब इससे इन्होंने निकाला है, तब से आप कह लें कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इसमें कंज्यूम हो रहा है। लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं कि इनफाइनाइट लूप से नुकसान कितना बड़ा हुआ है, कि लोग स्क्रॉल ही स्क्रॉल करते रहते हैं, दिन भर उसको बैठे हुए देखते रहते हैं। अगर आप सोचिए कि एक पेज ऐसा होता कि कुछ वक्त बाद ख़त्म हो जाता, तो लोग कहते कि ठीक है ख़त्म हो गया, फिर उसको हटा देते, बंद कर देते हैं। तो ये सोशल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो ये करते हैं, उनको करने के बाद फिर ऐसे ऐसे एल्गोरिथम्स बनाए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करा जा सके। और इसी तरीके से एक यूट्यूब एक और आप कहें कि एल्गोरिथम यूज़ करता है जो बबल क्रिएट करता है आपका पूरा। बबल किस तरीके से क्रिएट करता है कि आप जो वीडियोस लाइक करते हैं या आप जो कंटेंट ज़्यादा देखते हैं, उसी से रिलेटेड आसपास का कंटेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाता है। वो सर्वेस करता है, बहुत सारे वो सर्वे करता है, तो आपके डेटा को कलेक्ट करता है और फिर उसी के थ्रू, मतलब उसी के सजेशन पर आपको सारा डेटा दिखाता है। आपने बहुत सारे लोग ये सोचते भी हैं और कहते भी हैं कि यार पता नहीं हमने ये चीज़ सोची या हम ये वीडियो लाइक कर रहे थे तो दूसरा वीडियो उसी की तरह आ गया तो हम उसमें देखने लगे, फिर उसी से रिलेटेड एक और वीडियो आ गया तो हम उसके नीचे चले गए, वो देखने लगे, उससे रिलेटेड, ऐसे मतलब लूप बनता जाता है और वो देखते रहते हैं, घंटों निकल जाते हैं उनके इस चीज़ से। तो ये एआई मतलब इस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन कर रखी है एल्गोरिथम, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कि वो एक बबल क्रिएट करता है, उस बबल के अंदर आपको वो सारी चीज़ें दिखाता है जो आप देखना पसंद करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, आप लोग देखिए, ये एक्सपेरिमेंट भी आप कर करके देख लीजिए, आप 4-5 लोगों से पूछ करके देखिए, उनके मोबाइल्स में देखिए, आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा फ़ौरन कि अगर कुछ औरतें होंगी जो खाने बनाने के वीडियो ज़्यादा देखती होंगी, तो उनके पूरे मोबाइल में खाने बनाने से रिलेटेड ही वीडियोज़ होंगे। अगर जैसे कि मैं, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी के वीडियो ज़्यादा देखता हूँ काफ़ी, क्योंकि मेरी एडिटिंग वगैरह का काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैं वो वीडियोस देखता हूँ, तो मेरे में वही वीडियो सारे ज़्यादातर दिखाता है। और अगर कोई होगा शख्स जिसको फार्मिंग वगैरह का ज़्यादा शौक़ है, वो उससे रिलेटेड कोई वीडियोस देखेगा तो उसके सारे मोबाइल में ज़्यादातर वीडियोस वही होंगे। इवन उसके पास जो ऐड सजेशंस भी आ रहे होंगे तो उसी चीज़ के एड्स वगैरह आ रहे होंगे। तो ये क्या है, वो एक बबल क्रिएट कर देता है अपने एक एक यूज़र का, और उसके अंदर उसी के हिसाब से वो उसको डेटा फीड करता रहता है, वही डेटा उसको देता रहता है। खुद सोचेंगे, ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं टेक वीडियोस देख रहा हूँ तो खाली यूट्यूब पर टेक वीडियोस ही पढ़ें। अगर आपको यूट्यूब की मतलब ये देखना है, वास्टनेस देखना है, कितना बड़ा है यूट्यूब, तो आप कुछ भी मतलब रैंडम सर्च भी कर दिए, कोई जो टॉपिक आपको पता भी नहीं हो, अपने जहन से कुछ भी सोच करके आप सर्च कर दीजिए, हज़ारों वीडियोज़ उसके निकल करके आ जाएंगे यूट्यूब के अंदर। तो इतना वास्ट है, इतना बड़ा है। फिर आप सोचिए कि कैसे आपको सिर्फ वही वीडियोस दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। तो वो आपके डेटा को कलेक्ट करता है, उसी के हिसाब से आपको फीड करता रहता है, फीड करता रहता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है सोशल मीडिया पर ही बिताते रहें। यूट्यूब चाहता है कि यूट्यूब पर बिताएं, फेसबुक चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर बिताएं, और जो इंस्टाग्राम वगैरह ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके ऊपर बिताएं, और आप उनके ही, आप कहें कि बबल में फंसे रहें, उन्हीं के जाल में फंसे रहें। तो अगर आपको ये रियलिटी पता है तो आप इस बबल को ब्रेक कर सकते हैं, आप इसके एल्गोरिदम को तोड़ सकते हैं, अलग अलग सर्चेस कर सकते हैं, ताकि एक ही चीज़ आपको कंटेंट नहीं दिखाता रहे वो। उसके अलावा फिर आप कहें कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये नेवर एंडिंग लूप है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, मैं रात तक भी बैठा हुआ देखता रहूँगा तो वीडियो सजेशंस आते रहेंगे। तो अपने जहन में आपको जो एक, आप कह लें कि ये चीज़ जहन में रखना है कि ये टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड जो, इसी में मुझे अपना पूरा वक्त नहीं बिताना है, बल्कि जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनको भी पूरा करना है। तो उस चीज़ को अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो आप इन लूप से बाहर निकल करके आ सकते हैं, वरना इन लूप से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इस पर्सपेक्टिव में तो एआई डेंजरस है कि अगर आपको उसके बारे में पता है, अच्छे से नॉलेज है उसकी, तो वो डेंजरस नहीं है आपके लिए। और अगर आपको नहीं पता है तो आप देखेंगे बच्चे ऐसे ऐसे हैं कि अपने पूरा पूरा दिन उसके ऊपर बिता देते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर, और उनको इस रियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। तो आप सोचिए आने वाली जो दुनिया है मेटावर्स की, वो कितनी ज़्यादा खतरनाक होगी, उसमें जो एआई और मेटावर्स होगा कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। इसी में एक और क्वेश्चन ये भी आता है कि विल एआई रूल द वर्ल्ड, विल इट टेक ओवर द ह्यूमंस।
कि जो एआई है क्या वो दुनिया पर ही कब्ज़ा कर लेगी जिस तरीके से वो एडवांस हो रही है। जैसा कि आपने बताया कि वो इस तरीके से सजेशन देती है या इस तरीके से ख़ुद काम करती है, लोगों को इन्वॉल्व कर कर के रखती है उसके अंदर। बिल्कुल जो ऐप्स वगैरह हैं या नेटवर्क्स हैं या वेबसाइट्स हैं। तो आप कहें कि ये क्वेश्चन जो है जहन में आता है लोगों के कि क्या ऐसा तो नहीं होगा एक वक्त आने वाला, और इसके ऊपर काफ़ी सारी मूवीज़ वगैरह भी बना रखी हैं कि एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वो टेक ओवर कर लेगा पूरी दुनिया को। तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि एआई जो है वो ह्यूमंस को टेक ओवर कर ले, ह्यूमन माइंड को टेक ओवर कर ले और इस दुनिया पर ही कब्जा जता ले और लोगों के ऊपर राज करने लगे। तो क्यों नहीं हो सकता ऐसा? देखिए जो एआई है ना वो कुछ सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो चल रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जो गूगल ट्रांसलेट का जो मैंने एग्जांपल दिया था, जो एआई पर रन कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रन कर रहा है, अगर आप कहें कि उसके पीछे, अगर देखिए कॉमन लोगों को तो वो दिखता नहीं है, उसके पीछे सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, एक पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके पीछे वो लगी हुई है। और बाकी आपको जो इंटरफेस दिखता है वो उसका आप कह लें कि दूसरा चेहरा होता है जो कि खाली यूज़र्स को दिखता है, लेकिन उसके पीछे बैक एंड में जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो उसके पीछे पूरी प्रोग्रामिंग करते हैं, उस एआई को क्रिएट करते हैं, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। कि कोई शख्स आपके अगर इंग्लिश लिख रहा है उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है तो उसके पीछे पूरा एक प्रोग्राम होता है, तो वो चीज़ होती है उसके पीछे प्रोग्रामिंग। आप देखें इसको ब्रेक भी कर सकते हैं आप, अगर ट्रांसलेट करना है तो आप एक लाइन में मतलब एक पैराग्राफ में उसके अंदर इंग्लिश भी लिखिए, स्पेनिश भी लिखिए, आप पोर्चुगीज़ भी लिखिए, उसके अंदर इटालियन भी लिखिए, काफ़ी सारी लैंग्वेज को मिक्स कर दीजिए और फिर उसको ट्रांसलेट करने के लिए कहिए कि आप इसको उर्दू में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो वो ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, वो एरर दिखा देगा। तो वो एरर दिखाना उसका क्या है? देखिए ये जो है इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान ही के पास है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात कहा है इंसान को कि वो हर चीज़ को देख कर एनालाइज कर सकता है, समझ सकता है क्या सही है क्या गलत है। तो जब उसके अंदर एक आप कहें कि एआई के अंदर एक प्रोग्रामिंग थी कि ये इंग्लिश आएगी तो आप इसको ट्रांसलेट कर देना है उर्दू में या जिस भी लैंग्वेज में करेंगे, लेकिन वो प्रोग्रामिंग के कोड को ही ब्रेक कर दिया आपने कि उसके अंदर इंग्लिश भी है, स्पेनिश भी है उसके अंदर, इटालियन भी है उसके अंदर और उर्दू भी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस आपने उसके अंदर ऐड कर दी। तो वो रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर पाएगा कि ये है क्या, हुआ क्या है। वो ये एरर दिखा देगा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये कुछ गलत ट्रांसलेट कर करके दिखा देगा। तो उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है कि वो ये कह सके आपसे कि आपने 4-5 लैंग्वेजेस मिला दी हैं। तो इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। ये क्रिटिकल थिंकिंग एआई के पास नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के पास है। वो कुछ प्रोग्राम हैं जो बना दिए हैं, वो चल रहे हैं, तो वो जब तक इंसान चाहेगा, जब दिल चाहे उनको वाइप आउट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है बिल्कुल एआई को। तो एआई कभी भी ह्यूमंस को टेक ओवर नहीं कर सकती। हाँ ये ज़रूर हो सकता है, इससे जो आप कहें कि एडवांसमेंट हो रहा है टेक्निकल वर्ल्ड में, कुछ जॉब्स हैं जो कि आप कह लें कि कुछ इंसान किया करते थे, उन जॉब्स को टेक ओवर कर लेगा। मसलन ये कैसे होगा? अब जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दूं कि मैं बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करता हूं जैसे फ़ोटोशॉप हुआ या आप कहें कि प्रीमियर प्रो हुआ। इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे आसान से काम हुआ करते थे जिनको आप कहें कि उसके लिए ह्यूमन तो चाहिए ज़रूरी है, क्योंकि माउस वगैरह है या आप कहें कि कीबोर्ड है उसको यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए ह्यूमन तो सही। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं होते थे वो, कुछ मतलब सर्टेन इंस्ट्रक्शंस ही उसमें करना होते थे, कुछ 2-3 चीज़ें ही उसमें करना होती थी। तो वो जो थे अब क्या कर रहे हैं, ये एआई के थ्रू कितना ज़्यादा इसको एडवांस करते जा रहे हैं। जो एडोबी है, एडोबी बहुत बड़ी एक कंपनी है, वो क्या कर रही है, वो आर्टिफिशियली उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती जा रही है जो उसके सॉफ्टवेयर्स हैं। यानी कि मसलन अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, तो अगर जैसे मैं किसी फ़ोटो को एडिट कर रहा हूं तो मुझे किसी को, अगर कोई सब्जेक्ट है उसके ऊपर किसी को सेलेक्ट करना है, तो पहले मुझे पूरा उसके ऊपर सेलेक्ट करना पड़ता था। जो पूरा मतलब एक सब्जेक्ट खड़ा हुआ है, कोई इंसान खड़ा हुआ है, तो उसको अगर क्रॉप करना हुआ करता था तो मुझे उसको पूरा सेलेक्ट करना हुआ करता था, काफ़ी इसमें टाइम लग जाया करता था। अब उन्होंने एडवांस कर करके उसको क्या कर दिया, उससे पहले उन्होंने बीच में एडवांस क्या किया, एक टूल लेकर के आए जो कि मतलब बहुत बड़ा मतलब सिलेक्शन जो होता था जल्दी जल्दी कर लिया करता था। लेकिन अब उन्होंने एक स्टेप उससे भी आगे जा करके क्या करा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन लेकर के आए, एक टूल लेकर के आए। आपको बस पूरा ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे करके बस एक बार खींचना है आपको माउस के थ्रू, उसके ऊपर सिलेक्शन करना है, वो पूरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शन जो होते हैं वो खुद ही ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देता है एआई के थ्रू। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहा है कि काम को थोड़ा सा आसान करते जा रहे हैं। अब उसके लिए अब इससे भी एक स्टेप फर्दर जा करके उन्होंने बहुत सारी वेबसाइट्स बना दी हैं ऐसी एडोबी ने, जहाँ पर आप अपने इमेजेस सिर्फ डालिए, आपको उसमें एडिटिंग बहुत सारी ऑटोमेटिकली खुद मिल जाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आप कहें कि ह्यूमन लेबर को थोड़ा सा कम कर सकता है एआई आने वाले वक्त में, कि कुछ इंसानों की ज़रूरत नहीं पड़े बहुत ईजी जॉब्स के लिए अगर। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एआई जो है पूरी ह्यूमन वर्ल्ड को ही टेक ओवर कर ले और उसके ऊपर ही कब्ज़ा जमा ले और जो इंसान है उनको ग़ुलाम बना ले अपना। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर नहीं है एआई के अंदर। ये जो अगला जो क्वेश्चन है, ये अगर हम प्रेजेंट वर्ल्ड के सिनेरियो से देखें तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है, इज़ इट पॉसिबल दैट वी आर लिविंग इन अ मैट्रिक्स और अ मेटावर्स,
कि क्या ये पॉसिबल है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो भी एक मैट्रिक्स है या एक वो मेटावर्स है, मेटावर्स के अंदर ही रह रहे हैं, एक फेक वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं। और इसको देखिए प्रमोट बहुत ज़्यादा इस वक्त किया जा रहा है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, ख़ास तौर से 2 बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं इस वक्त के, जो आप कहें कि जो इस थ्योरी को प्रमोट करते हैं, जो कहते हैं, उनका ऐसा मानना है, उनका अपना ज़ाती ओपिनियन है, उनका ऐसा बिलीफ है। वो ये कहते हैं कि जैसे कि एलन मस्क हुआ, एंड्रयू टेट हुए, ये 2 बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं इस वक्त के, जो इस थ्योरी को प्रमोट करते हैं कि हम मैट्रिक्स के अंदर रह रहे हैं, सिमुलेशन के अंदर रह रहे हैं हम। एक मैट्रिक्स के अंदर कैसे, कुछ वक्त पहले ही एक मूवी आई थी, काफ़ी वक्त हो गया उसको, वो थी मैट्रिक्स के नाम से ही थी। उसमें ये दिखाया गया था कि हम मतलब जो एक वर्ल्ड है उसके एक सिमुलेशन के अंदर रहते हैं, एक गेम के अंदर रहते हैं ज़्यादातर लोग। तो वो उसके अंदर जाते थे, पूरी एक वर्ल्ड क्रिएटेड थी। तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं तो वो मैट्रिक्स के ही अंदर रह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं वैसा ही पूरी दुनिया में किया जाता है। और इसको लेकर के कुछ जो मुस्लिम्स होते हैं, कह लें कि फ़हम में थोड़ी सी कमी कह लें, या आप कह लें कि एक्साइटमेंट में कह लें, या अपनी इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कि हाँ ठीक है, ये बात भी ठीक हो सकती है, मैट्रिक्स में रह रहा हूँ या मैं सिमुलेशन में रह रहा हूँ, एक हदीस का भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो दुनिया है वो एक खेल तमाशे की दुनिया है, ये कोई दुनिया नहीं है असल में, सिर्फ एक खेल तमाशा ही लगा हुआ है यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि हो सकता है कि हम मैट्रिक्स में रह रहे हों कि खेल तमाशा ही लगा हुआ है। देखिए, अगर हम क्रिटिकली इस चीज़ को देखें, अगर हम इस चीज़ को मान लें कि हम एक मैट्रिक्स में रह रहे हैं या हम एक मेटावर्स में रह रहे हैं, तो फिर हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है अल्लाह ताला का, जो दीन का कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। मतलब उसकी कोई, आप कहें कि कोई बेस ही नहीं रहेगी उसकी। कोई फिर क्यों बिलीव करेगा कि अल्लाह ताला है? अल्लाह ताला के एग्जिस्टेंस पर कोई हमारा वो नहीं रह जाएगी इंपॉर्टेंस उसकी, कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो कि कंट्रोल कर रहे हैं पूरी दुनिया को, और वो जैसा चाह रहे हैं वैसा इस दुनिया में हो रहा है। आपको जो चाहते हैं वो दिखाते हैं, जिस जगह वो इन्वॉल्व करना चाहते हैं आपको, आप उस जगह इन्वॉल्व हो जाते हैं। और वो पीछे से, मतलब आप कह लें कि कर्टन के पीछे से ही सारा खेल तमाशा चला रहे हैं, देख रहे हैं वो। तो ये मतलब ये मैं जितना, जहाँ तक मेरा इल्म, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है बिल्कुल सही है। और अगर हम कुरान की रूह से भी देखें, या अगर हम क्रिटिकली और ज़्यादा इसको बड़े लेवल पर जा कर के देखें, तो आप सोचिए कि चलिए इस वर्ल्ड का एग्जाम्पल ले लिया आपने कि वो इस वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है। ये जो पूरी कायनात है, जो यूनिवर्स है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? उनके बस की भी नहीं है। किसी इंसान के बस की है कि वो सूरज को कंट्रोल कर ले कि एक दिन रुक जाए, या दूसरी तरफ से निकल आए, साइकिल को बदल करके दिखा दे। कुरान में कितने सारे चैलेंजेस अल्लाह ताला ने दिए हैं। तो आप कहें कि हर दौर में एक अलग अलग फितना होता है, तो आप कहें कि इस दौर का ये एक फितना ही समझ लीजिए जो निकल करके आ रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि हम एक सिमुलेशन में, हम एक मेटावर्स के अंदर हैं, एक मैट्रिक्स के अंदर हैं। अगर हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से समझें कि हाँ अल्लाह ताला ही इसको कंट्रोल कर रहा है और हम एक मैट्रिक्स में, हम एक, आप कह लें कि सिमुलेशन के अंदर है, हाँ तो बिल्कुल है। अल्लाह ताला ने कहा है कि आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर भेजा है। असली दुनिया ये हमारी है नहीं, असली जो आप कह लें कि फ़ाइनल डेस्टिनेशन ये हमारा है नहीं। असली जो फ़ाइनल डेस्टिनेशन है हमारा, वो आखिरत जन्नत है। उसके बाद असल दुनिया जो होगी शुरू होगी। ये तो आप कह लीजिए कि एक आजमाइश का दौर चल रहा है यहाँ पर। तो उस सेंस में हम कह सकते हैं कि हाँ, हम एक मैट्रिक्स में रह रहे हैं, हम एक सिमुलेशन के अंदर रह रहे हैं, जहाँ पर पहले से ही चीज़ें प्री डिफाइंड हैं। अल्लाह ताला ने क़द्र सबका लिख रखा है, क़ज़ा और क़द्र जो है पूरी डिफ़ाइन कर रखी है अल्लाह ताला ने। तो उस अगर कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि हाँ ये। लेकिन अगर हम ये सोच करके इसको माने कि कुछ सर्टेन इंडिविजुअल्स हैं, सर्टेन सोसाइटीज़ हैं जो इसको पूरा कंट्रोल कर रही हैं, तो ये हमारे लिए आप कहें कि बहुत ही बेवकूफ़ी की, मेरे नज़दीक तो बहुत ही बेवकूफ़ी की चीज़ होगी। क्योंकि इसको एक्सेप्ट करने का मतलब यही होगा कि वी आर कन्फर्मिंग दैट देयर इज़ नो गॉड, कि अल्लाह नहीं है, कोई खुदा नहीं है। ये जो है दुनिया ऐसे ही चल रही है एक चांस पर, जो कि आप कह लें कि एथियस्ट कहते हैं कि एक चांस पर बनी है ये पूरी दुनिया, और बस ऐसे ही चल रही है। और कुछ सर्टेन इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज़ हैं जो इसको कंट्रोल कर रही हैं इस दुनिया। और देखिए, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो एआई से ही रिलेटेड है, वो है ट्रांस ह्यूमनिज़म का, कि ट्रांस ह्यूमनिज़म क्या है और क्या ये अलाउड है इस्लाम में ट्रांस ह्यूमनिज़म जो है। देखिए, ट्रांस ह्यूमनिज़म जो आप कह लें कि अगर आप कहें कि सब डोमेन है एक तरीक़े से एआई की ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो इसमें होता क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप कहें कि जो आप कहें करंट और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि आप कहें एआई हुआ, नैनो टेक्नोलॉजी हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ, इसके थ्रू ये कहते हैं कि जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ हैं उनको एनहेंस किया जा सकता है, उनको बढ़ाया जा सकता है। तो इसको ना हम कैटेगोरिकली हराम कह सकते हैं, ना हम इसको कम्प्लीटली हलाल कह सकते हैं। इसमें सर्टेन लिमिटेशंस हैं कि अगर आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव के अंदर रह कर के इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, इसमें आप ट्रांसह्यूमनिज़म में आते हैं, तो वो पर्सपेक्टिव अलाउड हैं। अगर मैं ट्रांसह्यूमनिज़म को कॉमन लैंग्वेज में बताऊं तो आप कहें कि जैसे एक कैरेक्टर आता था रोबोकॉप का, बचपन में हम कार्टून देखते थे, रोबोकॉप का एक कैरेक्टर आता था। उसमें क्या होता है कि वो एक शख्स था जो एक बॉम्ब में ही उसके मतलब उसके साथ एक एक्सीडेंट होता है जिसमें बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है।
उसमें उसकी ऑलमोस्ट 70% या 80% बॉडी जो थी वो ख़राब हो जाती है, लेकिन उसका जो माइंड होता है वो वर्क करता होता है, बिल्कुल सही होता है। आप कह लें कि माइंड से उसका थोड़ा सा जो एब्डोमेन तक का हिस्सा बचा हुआ होता है, उसके हाथ पैर भी उसमें चले जाते हैं, एक हाथ बचता है सिर्फ उसका। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें ट्रांसह्यूमनिज़्म के थ्रू कॉन्सेप्ट दिखाया, बहुत अर्ली शुरुआती दौर में ही ट्रांसह्यूमनिज़्म का कॉन्सेप्ट दिखाया है उसके अंदर। उसमें वो क्या करते हैं कि उसकी बॉडी को एनहांस कर दिया जाता है इन्हीं तीन चीज़ों के इस्तेमाल करके, एआई, नैनो टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके जो आप कह लें कि जेनेटिक्स थे उसको इस्तेमाल करते हुए, इंजीनियरिंग उसके ऊपर पूरी करते हुए, उसके ऊपर आर्टिफिशियल आप कहें कि बॉडी पार्ट्स लगाए जाते हैं उसके ऊपर, जो कि बहुत एनहेंस्ड होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और वो उसका जो होता है कनेक्शन आप कहें कि कोऑर्डिनेशन उसके ब्रेन से कर दिया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। तो वो आप कहें कि फिर पूरा एक कंप्लीट इंसान बन जाता है, चलने फिरने लगता है। और उसके हालांकि कहने के लिए आप कहें कि पैर जो होते हैं वो नकली होते हैं और उसका एक हाथ जो होता है वो भी नकली होता है, लेकिन क्योंकि उसका हार्ट वर्क कर रहा होता है और उसका माइंड वर्क कर रहा होता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उसको आप कह लें कि एक बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में ले आया जाता है और वो प्रॉपरली वर्क करता है, और मतलब आम इंसानों से ज़्यादा एनहेंस्ड वर्जन उसका निकल करके आता है। तो इसको कहते हैं ट्रांसह्यूमनिज़म। और इसको इस्तेमाल जो मैंने बताया कि अगर कुछ सर्टेन लिमिटेशंस हैं, क्योंकि जान बचाना किसी की फ़र्ज़ है, अगर कहीं पर जान बचाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पर अलाउड है इन चीज़ों को करना। लेकिन जो मैंने कहा कि हम इसको कम्प्लीटली हलाल भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस वर्ल्ड में आप देखिए जहाँ पर इतने बड़े बड़े फितने होते हैं वहाँ पर फितनों के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। और शैतान तो चाहता ही है, कुरान में ये आयत भी उसने अल्लाह ताला से ही कहा था कि मैं इस चीज़ पर इंसानों को माइल करूँगा कि वो तेरी तख्लीक़ को जो है वो बदलें, तेरी तख्लीक़ को बदलें। तो क्या कर रहे हैं, इसी में आप जा कर के देखें कि ये जो आप मैं कह रहा हूँ ट्रांसह्यूमनिज़म जो बहुत ज़्यादा इस वक्त आप कहें कि एक इमर्जिंग फील्ड है इसके अंदर, एआई के अंदर, उसमें क्या किया जा रहा है, जेनेटिक्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ऑल्टर कर करके, डीएनए को ऑल्टर कर करके, मतलब कह रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक जवान रह सकते हैं। इवन कुछ साइंटिस्ट का तो इसमें आप कह लें कि ये तक क्लेम है कि हम इमॉर्टल्स तक हो जाएंगे। हालांकि अब वो होते हैं या नहीं होते वो आने वाले वक्त बताएगा हमें। और जहाँ तक मेरा बिलीफ यही है कि नहीं होंगे, इमॉर्टल नहीं हो सकते। जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, तो अल्लाह ताला की बात पर मुझे ज़्यादा भरोसा है, ना कि किसी साइंटिस्ट की या किसी आप कहें कि टेक्नीशियन की बात पर। ये क्लेम्स कर सकते हैं सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अपने आप को, अपनी बॉडी को अल्टर करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ लेकर के आ रहे हैं, जिससे आप कहें कि चेहरा उनका जवान दिखता रहे और बुढ़ापा उनके चेहरे पर आसानी से नहीं दिखे। तो इस चीज़ को इस्लाम में बिल्कुल नापसंद किया गया, हराम करार दी गई है ये चीज़ कि आप अपनी तख्लीक़ को बदलें और आप लोगों को धोखा देने के लिए ये दिखाएं कि आप जो है अपनी एज से ज़्यादा अब कम दिखाएं, अपने आप को जवान दिखाएं। तो ये चीज़ें जो इस्लाम में अलाउड नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रांसह्यूमनिज़म जो है कम्प्लीटली, ना तो हम उसको हलाल कह सकते हैं 100%, ना ही हम उसको कम्प्लीटली हराम कह सकते हैं बिल्कुल कि नहीं ये बिल्कुल हराम है। तो ये इज्तिहाद का जो एक दरवाज़ा है वो मुज्तहिद बताएंगे कि क्या क्या चीज़ इसमें अलाउड है और क्या क्या चीज़ अलाउड नहीं है। जैसे जैसे आप कहें कि ज़माना परवान चढ़ता रहेगा, अपना एडवांस करता रहेगा अपने, तो उसमें जो जो भी रियलिटीज़ आती रहेंगी वो जो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसा नहीं है कि मुज्तहिद मौजूद नहीं है, जो इज्तिहाद करते हैं, जो नई नई रियलिटीज़ आती हैं उसमें से अख़ज़ करते हैं और इस्लामिक पर्सपेक्टिव उसके ऊपर देते हैं, इस्लामिक रूलिंग्स उसके ऊपर देते हैं। तो वो इंशाल्लाह जैसे जैसे आप कहें कि एडवांस करती रहेंगी ये चीज़ें, कॉन्सेप्ट सामने आते रहेंगे, बहुत ज़्यादा मंजर आम पर आ जाएंगे, तो उस पर भी इंशाल्लाह इज्तिहाद नए नए आते रहेंगे और हमें ये पता चलता रहेगा इस्लामिक पर्सनैलिटीज़ की तरफ से कि क्या चीज़ अलाउड है और क्या चीज़ इसमें हराम है। देखिए इसमें एक और जो बहुत बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, जो आज के लिए बस आखिरी क्वेश्चन है इंशाल्लाह, उसके बाद इस क्लास को हम ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो गई। इस टेक्नोलॉजी द फितना ऑफ दज्जाल, या ये जो पूरा सिस्टम है, क्या यही दज्जाल है? बहुत सारे लोग जो हैं आप कह लें कि इंटेलेक्चुअल्स होते हैं या कुछ आलिम भी होते हैं जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, कहते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये आप कह रहे हैं दज्जाली सिस्टम है एक तरीके से, या कुछ थोड़ी सी और एक्सट्रीम पर जाकर ये कहते हैं कि यही दज्जाल है असल में, और इसका पूरा जाल जो है बन जाएगा हमारे ऊपर, सैटेलाइट का जो नेटवर्क है पूरा, ये यही दज्जाल है, यही हमारे ऊपर मुसल्लत होने वाला है, इससे बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और इसी के लिए आप कह लें कि अपनी मासूमियत में या कम इल्मी में कह लें कि एक हदीस का भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये कहा कि दज्जाल की जो जन्नत होगी वो जहन्नम होगी, और जो दज्जाल की जहन्नम होगी वो जन्नत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताया, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो कहते हैं कि देखो टेक्नोलॉजी में ऐसा ही होता है कि वो कुछ का कुछ दिखा सकते हैं, या मेटावर्स में भी ऐसा ही होगा। तो मेटावर्स जो ये भी आप कह लें कि एक तरीके से दज्जाल ही है पूरा, ये दज्जाल साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। तो देखिए एक चीज़ हमें क्लियरली बिल्कुल अपने जहन में रख लीजिए, जब भी आपके जहन में ये क्वेश्चन आए कि ये दज्जाली सिस्टम है या ये दज्जाल है वो दज्जाल है, बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि ये जो सिस्टम है यही दज्जाल है। देखिए दज्जाल जो है वो कोई सिस्टम नहीं होगा, बल्कि दज्जाल जो है वो एक ह्यूमन होगा, पूरा ह्यूमन, इंसान जैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, सीरत से, सहाबा इकराम के अमल से हमें ये पता चलता है कि दज्जाल जो होगा वो एक इंसान होगा, ना कि कोई टेक्नोलॉजी, पूरा कंप्लीट ह्यूमन होगा।
वो कैसे, बहुत सारी हदीस हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलती हैं, उसकी डिटेल में जाने का कोई एक मेरे पास इस वक्त मौका नहीं है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि दज्जाल जो होगा फ़लाँ वक्त में पैदा होगा, तो पैदा कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं होगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उसके जो माँ बाप होंगे उनके यहाँ कोई औलाद नहीं होगी, तो वो बड़ी दुआ करेंगे अल्लाह ताला से, तब जा कर के वो पैदा होगा काफ़ी वक्फ़े के बाद उनके यहाँ। तो ऐसा तो नहीं है टेक्नोलॉजी के लिए दुआ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पैदा हो रही है। और भी बहुत सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब उसके फ़िज़िकल जो फ़ीचर्स हैं उसके बारे में भी रसूलुल्लाह ने बताया कि उसके बाल जो होंगे घुंघराले होंगे, और वो मतलब उसकी पतली नाक होगी, इस तरीके से होगा, काना होगा एक आँख से। तो ये काना टेक्नोलॉजी तो कान ही नहीं हो सकती, उसकी आँखें कहाँ से होंगी। तो ये जो है बहुत क्रिटिकली अगर हम उसको देखें तो क्लियरली हमें पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही पता चलता है कि वो एक इंसान होगा, ना कि कोई टेक्नोलॉजी। और सीरत में एक वाक़या में ऐसा भी मिलता है, एक शख्स था स्वाफ़ी बिन स्वाद, जिसको सहाबा इकराम ये समझते थे कि यही वो दज्जाल है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वार्न करते हैं। और एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रॉस चेक करने के लिए भी उसके पास गए थे, क्वेश्चनिंग की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कुछ, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छोड़ दिया था कि वो दज्जाल नहीं है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगाह करते हैं। अल-मसीह दज्जाल जिसको कहते हैं, जो आखिरी वक्त में आएगा, जो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना है, अल-मसीह दज्जाल, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें दज्जाल के बारे में पता चले कि दज्जाल का ज़हूर हो गया है, वो आ गया है, तो तुम्हें पता चले कि वो ईस्ट में है, तो तुम ईस्ट में देखने भी मत जाना, वेस्ट में भागना, उससे जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाना। इतना ख़तरनाक उसका फितना होगा, उसमें मुब्तला हो जाओगे तुम। तो ये जो होगा आप समझ लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ ये हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी उसको सपोर्ट कर सकती है, उसके अंदर असिस्ट कर सकती है उसको, दज्जाल को, कि हाँ ठीक है टेक्नोलॉजी उसको असिस्ट कर रही है, वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो आप कह लें कि सिस्टम है पूरा, ये दज्जाल है, यही दज्जाल है असल में। इंशाल्लाह आज की क्लास के लिए इतना ही। जो ये कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस थे जो कि मैंने देखा है कि उम्मी तौर पर लोगों के जहन में होते हैं, तो मैंने कोशिश की है जहाँ तक मेरे इल्म के मुताबिक पॉसिबल हुआ कि मैं उसको एड्रेस कर सकूँ। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर उसको आंसर कर दूँगा। अब इंशाल्लाह बस हमारी ये जो सीरीज़ थी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, लेकिन एक लास्ट आप कह लें नशिश रह गई, एक लास्ट पार्ट रह गया है। इंशाल्लाह उसको हम अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में उसको डिस्कस करेंगे कि मेरी नज़र से जो मेटावर्स है वो कैसा दिखता है। इंशाल्लाह वो एक हाइपोथेटिकल सी चीज़ है, लेकिन उसको आप कहेंगे बहुत ही रिलेटेबल होगा, बहुत ही इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग होगा। इंशाल्लाह हम उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।